हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या डिस्कस किया था सर, एक वैद्युत अपघट्य के उत्पाद के बारे में डिस्कस किया था। यस गाइस, इतना अपने वैद्युत अपघट्य के उत्पाद के बारे में, कैसे उत्पाद बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और साथ में मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि सर एक वैद्युत अपघट्य देखकर आप कैसे बताओगे कि सर उसका उत्पाद क्या बनेगा, है ना। एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी, है ना। कि सर आपको सिर्फ वैद्युत अपघट्य दिखाई देना है, दिखाई दिया, जरूरी नहीं है कि आप लोग रिएक्शन को कंप्लीट कराओ। न्यूमेरिकल में रिएक्शन कंप्लीट करवाना रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, हाँ। लेकिन अगर मान लो न्यूमेरिकल में कुछ इस प्रकार प्रश्न आ गया कि सर कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ, कैथोड में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी है, और आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट जो दे दिया है वो क्या दे रखा है, केसीएल दे दिया है। अब इसके लिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, तो जनरली ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आ जाए तो फाइनली आपको क्या करना है कि हाँ केसीएल से पता लगना चाहिए कि सर एनोड पर केसीएल का वैद्युत अपघट्य है, उसकी रिएक्शन फाइनल होने के बाद में एनोड पर क्या होगी और कैथोड पर क्या होगी। ये तरीके तो मैंने आपको सिंपली सिखा दिया, सिर्फ 3 पॉइंट के अंदर कंप्लीट करवाया, और लगभग 99% वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्ण तरह से सोल्व हो जाएगा। यस बालक, और बताया था ना भाई, है ना। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और कुछ प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद ने सोल्व की होगी, है ना बेटा। चलो खैर, अब देखिए अपन जो डिस्कस करने वाला क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। अब इसकी हिंदी मत पूछना भाई, है ना, अपनी हिंदी वैसे ही बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो खैर क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करनी है जनरली। तो देखो अब आप कहोगे कि सर वैद्युत अपघट्य तो आपने इतना पढ़ा दिया, अब आपने कहा था कि ये फाइनल हो चुका है, तो सर अब इसका बवाल क्यों। अरे भाई, ये जो मैंने वो उतना बवाल किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फंडे के लिए किया था, है ना। कि हाँ अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा फिरा के आ जाए तो आप आसानी से सोल्व कर दो, और कुछ हाँ भाई सही बात है। अब आप वापस कहोगे सर आपने कहा था बोर्ड में प्रश्न भी पूछा गया इसका, बिल्कुल पूछा गया है, लेकिन ज्यादा टर्म्स आप ज्यादा इसको यूज करोगे न्यूमेरिकल के अंदर, बराबर ना। खैर अपन क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं, जो जनरली 11th क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। जो 11th में अपने कॉन्सेप्ट सीखा था उन्हीं को वापस अपन क्या करें, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है बालक। आइए जरा बने रहिएगा, सर क्या बात बताई जा रही है। सर पहले बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो गांव का बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, बराबर बालक। अब कुछ बच्चों के माइंड के घोड़े दौड़े और उन्होंने कहा कि अरे सर यहां पर आगे माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन माइनस जो है उसकी प्रकृति को बताता, मैंने आपको पहले ही कहा था, बराबर। दूसरी बात सर, अगर मैं बात करूं कि एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताइए जरा। सर ये जो होती है हमारे पास किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, दैट इज 6.023 × 10⁻23, ये इतनी होती है। तो सर इतनी होती है तो आप क्या कहोगे सर, मैं बात करूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो सर इसकी बात की जाए तो आप क्या करोगे सर, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6.23 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19। बोलो बात समझ आ रही है बालक। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आती है जिसके है भाई 96500, जिसको प्यार से हम 1 फेराडे कहा जाता है। बोलो बात पल्ले पड़ गई सर, हाँ ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ना। अब आप कहोगे सर ये तो आपने 11th क्लास में कौन सा चैप्टर भाई, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में सिखा चुके हो, तो इनको वापस क्यों बता रहे हो। तो पहली बात बताने का रीजन ये भाई लॉन्ग टाइम हो गया, काफी बच्चे भूल चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनको अपन क्या करेंगे सर, ये जो मैं बता रहा हूं इनको आपको क्या करना है, इन लैंग्वेज टर्म यूज करना है ना। अब लैंग्वेज कैसे भाई, आप लोगों ने ना छोटी क्लासों के अंदर आपने कुछ ऐसे प्रश्न सोल्व किए कि भाई 5 पेन का मूल्य इतना है तो 1 का कितना होगा, है ना भाई। ऐसे प्रश्न जो सोल्व करते हो वो इन लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा लॉजिकल लगता है, तो वो लॉजिक की बातें यहां पर की जाएगी, उन लॉजिक को सीखना आपको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न जो सेटअप किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल का होता है, इन लैंग्वेज हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि सर मैं उसको कैसे लैंग्वेज में बदलूंगा या बदलूंगी, ठीक है भाई। तो आपको बदलना आना चाहिए, कैसे बदलोगे उन्हीं को सिखा रहे हैं, ठीक है। आप फटाफट से इन डेटास को वापस लिख दो, मैं फिर कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक सिर्फ रिएक्शन से क्या क्या एनालिसिस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन से, है ना। जो जो एनालिसिस किया जाएगा उसको फर्दर अपन क्या करेंगे, जो जो डेटाज कलेक्ट होंगे उन डेटा को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट उतारो। आओ सर,
मेरे पास है एक एग्जाम्पल, डिवाइड कर दो थोड़ा, इसको काम आएगा ना। चलो सर, एक एग्जाम्पल हमारे पास है Na+ है एक्वस वाला। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के दान आफ्टर क्या बना रहा है, ठोस के अंदर जा रहा है। आप क्या कहोगे कि सर यहां पर एक अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, इस अपचयन के अंदर देखा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सोडियम ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। दैट इज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सोडियम सॉलिड फेज के अंदर डिपॉजिट हो रहा है ना, अरे डिपॉजिट एकत्रित हो रहा है, बराबर ना। और अपचयन की अभिक्रिया मैंने चीख चीख कर आपको पहले बता चुका, अपचयन की अभिक्रिया कहां पर होती है, कैथोड पर होती है, सिर्फ और सिर्फ कैथोड पर होती है ना बालक। तो सर कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है यहां पर। अब आप यहां पर इन जनरल क्या क्या डेटा लिख सकते हो। पहली बात सर, यहां पर हमें पता चल रहा है कि सर एक मोल क्या है, एक मोल Na+ क्या हो रहा है भाई, अपचयित हो रहा है। एक मोल सोडियम या एक मोल Na+ अपचयित हो रहा है और उसके द्वारा एक मोल इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। कितना मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और एक मोल सोडियम ठोस क्या हो रहा है भाई, एकत्रित हो रहा है। कितना, एक मोल। बोलो बात समझ। अब आप कहोगे सर एक मोल कहां से लाए, इन जनरल आपके पास डेटा इनकम्प्लीट हो तो मैंने आपको 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था कि एक रिएक्शन को देखकर सिर्फ और सिर्फ इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही पता कर पाओगे कि सर वो कितना मोल है। बोलो बात समझ आ गई ना। तो सर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर यहां पर ये कितना, 1, ये 1, ये 1, तो सारे के सारे 1 1 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट इज ये हमारे पास कितना मोल है, 1 मोल। ध्यान दे, मैं यहां पर इसको 1 मोल कह सकता हूं, इसको मैं यहां पर 1 मोल के साथ 1 फेराडे भी कह सकता हूं। बोलो बात पल्ले पड़ गई। हाँ, अब आप कहोगे सर ये क्या लोचा भाई, अभी अभी मैंने लास्ट बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, 1 फेराडे के बराबर है। तो सर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ, 1 फेराडे के बराबर हुआ ना। तो जनरल इन जनरल आप लोग जो टर्म यूज करने वाले हो वो कहोगे सर फेराडे। क्या बोलोगे अब, फेराडे। मोल को ज्यादा यूज नहीं करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में अब आप जो यूज करने वाले हो इन जनरल किसको यूज करोगे, फेराडे भाई साहब को यूज करना है। बोलो बात पल्ले पड़ गई। साथ में और क्या यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, सर हम देखें यहां पर तो Na+ से किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, बराबर ना। और हमें यहां पर देखें तो सर यहां पर मुझे एन फैक्टर दिखाई दे रहा है और क्लियर एन फैक्टर दिखाई दे रहा है। कितना सर, एन फैक्टर इसका होगा 1 एन फैक्टर होगा, बराबर ना। चलिए सर ये आपने क्या बता दिया, एक सिंपल सा फंडा बता दिया, एक सिंपल सा एग्जांपल बता दिया। इन जनरल मान लो सर हमारे पास एग्जांपल आ जाए कौन सा, सर मैं कह दूं Cu+2 है वो एक्वस वाला, ये भाई साहब क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें जा रहा है, Cu सॉलिड के अंदर। दैट इज यहां पर बात कहे कि Cu+2 एक्वस वाला 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या कर रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, बराबर। और जो ये रिएक्शन फर्दर चल रही है वापस रिडक्शन की रिएक्शन है, अपचयन की अभिक्रिया और ये अपचयन की अभिक्रिया कहां पर संपन्न हो रही है बेटा, कैथोड पर संपन्न हो रही है। बोलो बात पल्ले पड़ गई ना। चलिए अब देखो आगे इन जनरल बात करें तो सर हमारे पास यहां पर ये कितना है, ये सर हमारे पास कितना है सर, 1 मोल Cu+2 कितना है, 1 मोल Cu+2। और यहां पर देखें तो सर हमारे पास कितना, 2 मोल, कितना है भाई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर हमारे पास डेटाज को लिखने के लिए क्या बोलेंगे सर, ये 1 मोल Cu सॉलिड के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। बोलो बात पहले पड़ गई। सर मैं जनरल में यहां पर क्या कह सकता हूं, सर मैं यहां पर बात कर सकते हैं क्या कि सर ये हमारे पास 2 फेराडे भी है। बोलो बात पल्ले पड़ गई ना, है ना। चलिए सर यहां पर अपने डेटा कंप्लीट हो गए। अब यहां पर कुछ और बातें की जा सकती है। क्या, यहां पर अगर मैं बात कहूं सर तो हमारे पास ये इतना आया है, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। पहले एन फैक्टर देखो सर, इसका एन फैक्टर कितना जा रहा है सर, ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, कितना है 2 का, तो एन फैक्टर भी कितना है सर, एन फैक्टर भी इसका कितना आएगा, 2 पर ही आएगा। कितना आएगा, 2 पर ही एन फैक्टर आने वाला है। बोलो बात पल्ले पड़ गई। चलो सर इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना आया डेटाज के लिए, सर एन फैक्टर इसका 2 आ रहा है, ठीक है बालक। अब बात करते हैं सर इसके तुल्यांकी भार के बारे में। तुल्यांकी भार के बाद उसके बाद बात करेंगे अपन किसके बारे में, ग्राम तुल्यांक के बारे में। किसके बारे में, ग्राम तुल्यांक के बारे में। तो तुल्यांकी भार जो होता है, तुल्यांकी भार याद करो, मैंने 11th क्लास में आपको सिखाया था तुल्यांकी भार निकालना। मैंने कहा था कि तुल्यांकी भार का डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले होते हैं, हर एक के लिए आप अलग फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मूला बताने वाला हूं। सिंगल फॉर्मूला आपके लिए सबका तोड़े वाला है ना, लगभग 99% ये फॉर्मूला आपके लिए यूज आ जाएगा और कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हमारे पास है सर, हम कहेंगे यहां पर क्या, मोलर मास या फिर मास
द्रव्यमान बट्टा एन फैक्टर होता है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। और सर एक कॉपर का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 63.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है बालक, 2 है। बोलो बात पल्ले पड़ गई। सर ये इतना होता है। सर अगर तुल्यांकी भार इतना है तो मैं कहूं किसके बारे में, सर ग्राम तुल्यांक कितना होगा। तो ग्राम तुल्यांक की बात करें तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, सर ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है क्या, द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, तुल्यांकी बार होता है। द्रव्यमान बट्टा तुल्यांकी बार होता है। यदि मैं कहूं, मैं अगर कहूं क्या बात कहूं, यदि कि सर ग्राम तुल्यांक हमारे पास है कितना, ग्राम तुल्यांक 1 मानकर चल रहे, कितना मान के चल रहे हैं, 1 मानकर। अगर ग्राम तुल्यांक को 1 मान के चल रहे, डेट इज यहां पर कहेंगे कि तुल्यांक की भार किसके बराबर हो जाएगा, तुल्यांक के बराबर। हाँ कोई गड़बड़ नहीं है सर यहां पर। अगर ये इतना है तो डेट इज हम फाइनली कहेंगे कि सर यहां पर हमारे पास ग्राम तुल्यांक या फिर तुल्यांक की भार किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सर तुल्यांक के बराबर हो जाएगा, है ना। तो फाइनली इनवर्ड कहे कि सर एक तुल्यांक की भार द्रव्यमान बटा एन फैक्टर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होगा, हमारे पास यहां लिख लेता हूं, कहने का तात्पर्य ये होगा कि सर कॉपर का तुल्यांक की भार जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता। और यही हमारे पास इस लैंग्वेज को लिखने के लिए था बेटा, ठीक है। ध्यान दे, आपसे सबसे ज्यादा जो टर्म यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल में वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, 1 ग्राम तुल्यांक आएगा। कौन सा आएगा, 1 ग्राम तुल्यांक। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा फास्ट बोल गया सर। मैंने यहाँ पर एन फैक्टर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट किए हैं। इसका द्रव्यमान इतना होता है, एन फैक्टर इतना होता है। ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अगर ग्राम तुल्यांक हमारे पास 1 है, मतलब कहने का मतलब तो सर तुल्यांक की बार जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। करके देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप करके फाइनली देखोगे तो हमारे पास आंसर यही आने वाला है ना बालक। कितना, 63.5 मल्टीप्लाई 2, 63 से 63 कैंसल, ठीक है बालक। तो फाइनली हमारे पास आंसर तो कुछ इस प्रकार ही आएगा, बराबर ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि सर ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक जो होता है वो हमेशा किसी भी एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वह उसके तुल्यांक की भार के बराबर होता है। चाहे कोई भी उठा लो, सबके लिए हमारे पास क्या आने वाला फंडा, एक ही फंडा आने वाला है ना। खैर अब आप कहोगे सर आपने सिंपल एग्जांपल उठाए, आप जो एग्जांपल बोलो उसको कर देते, ठीक है। फटाफट उतारो, फिर मैं एक और एग्जांपल करवा ले। तो चलो, इंग्लिश मीडियम में तो करवाया नहीं है, आपको ज्यादा समस्या हो रही है तो चलो मैं एक और एग्जांपल करवा लेता हूं। आप जो बोलोगे वो उठा लेंगे, है ना। जिसके बारे में बात करोगे उसको उठा लेंगे, लेकिन अपने पास आने वाला फाइनल भी यही होगा, ठीक है बालक। उतारो जल्दी। हो गया, चलिए आओ मुन्ना, सुनो एक एग्जांपल बता दूं, समय नहीं है, मुझे फेराडेज भी करवाना है ना, वरना फेराडे पीछे रह जाएगा। और फेराडे के 2 तरीके बताने, एक आपकी किताब जो कहती है वो, और एक हम जो कहते हैं वो। सर एक एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम +3 है एक्वस वाला, ठीक है एग्जांपल। चलो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर किस पे जा रहा है सर, एल्यूमिनियम सॉलिड के अंदर जा रहा है। अच्छा अब यहां पर इसका क्या निकाल दो आप, इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। तो सर इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा इसका, बोलिए जरा। सर इसका इक्विवेलेंट वेट जो जाने वाला है कितना, सर इसका मोलर मास 3 एंड फैक्टर 3, तो कितना जाएगा, 9 जाएगा, बराबर। अच्छा दूसरी बात, अब मैं क्या करूं सर, यहां पर देखो कि सर ये कितना फेराडे है सर, कितने में जा रहा है, चलो 3 फेराडे है, वो किसमें कितने ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है, कितने ग्राम को, 27 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। कितने ग्राम को, 27 ग्राम को। अगर मैं 1 फेराडे की बात करूं तो 1 फेराडे कितना करेगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9 ग्राम को। बोलो बात पहले पढ़िए। तो सर देखो जरा, है ना। तो सर आप कोई भी उठा लो, आप इन जनरल सब एक के लिए ही बात करोगे, है ना। अब मैंने यहां पर ग्राम तुल्यांक की बात कर ली और ग्राम तुल्यांक के साथ तुल्यांक की बात कर ली, ठीक है ना। तो इन जनरल अपन डिस्कस करेंगे तो लगभग सब क्या आते हैं, सेम ही आने वाला है, ठीक है वाला। टर्म हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सर क्या, कि किसी भी कैथोड पर पदार्थ
कि अपचयित मात्रा किसके बराबर होती है? एनोड पर पदार्थ का ऑक्सीकृत मात्रा पर बराबर होती है, ऑक्सीकृत की मात्रा के बराबर होती है। ये टर्म आप ज्यादा याद करोगे। अब ये क्या फंडा रहा सर? सर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उस सेल में अगर एक एनोड के द्वारा मान लेते कि सर 1 ग्राम तुल्यांक अपचयित ऑक्सीकृत हो रहा है, तो सर कैथोड पर भी क्या होगा? 1 ग्राम तुल्यांक का अपचयन होगा। बोलो बात समझ ना सर? यहां पर जो टर्म यूज किया जाएगा उसे तुल्यांक भार को लेकर ही किया जाएगा, इसके अलावा कोई फंडा यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात? इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, जितना तुल्यांक भार का ऑक्सीकृत करेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। इन जनरल आप कोई भी निकाल लो, सबका यही निकलने वाला है और लॉजिकल चीज है यार, ये तो सभी सेम होने वाला है। ठीक है बालक? ठीक है, अब उतारना हो तो उतारो, नहीं फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्या? फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम। चलो फेराडे का नियम क्या कहता है सर? अब देखो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको नहीं करवाया है, आप लोग खुद करो। वाटर मॉलिक्यूल का, जल का, जो मैंने आपको चीख के कहा था, है ना? अब जल की पहले एक पूर्ण रिएक्शन लिखो, पूर्ण रिएक्शन लिखने के बाद एनोड पर होने वाले विक्रिया और कैथोड पर होने वाले विक्रिया, इनको भी आप थोड़ा लिख ले। उसके बाद करके देखो सर, एक तुल्यांक है ना, दोनों बराबर आने वाला है। चलो आओ जरा सर यहां पर बात करते हैं अपन क्या? फेराडे के नियम, फेराडे के नियम। अब फेराडे का नियम क्या कहता है? इसमें भी पहला नियम फर्स्ट लॉ, आज की क्लास में सिर्फ फर्स्ट लॉ ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास देखते हैं सेकंड लॉ को। सर आपकी किताब कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की मात्रा, अपचयित या ऑक्सीकृत की मात्रा उसके अंदर प्रवाहित होने वाले आवेशों के सीधे समानुपाती होता है। यह फेराडे का लॉ है ना? किसी भी एक इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड की मात्रा या पदार्थ की मात्रा अपचयित और ऑक्सीकृत, मतलब अपचयित और ऑक्सीकृत कितना हो रहा है उसकी मात्रा। ठीक है ना? इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, बुक के अंदर लैंग्वेज कंप्लीट नहीं दे रखी है। किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीकृत और अपचयित होने की मात्रा, अपचयित और ऑक्सीकृत होने की मात्रा उस सेल में प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। यह फेराडे का प्रथम लॉ। ठीक है बालक? कहां से आया उसको मैं बता दूंगा, लेकिन आपके बुक में फिलहाल ये दे रखा है और फाइनली दे रखा है W इक्वल टू, जब प्रपोज का साइन हटाते हैं तो एक Z आता है और Q लिखते हैं, और Q बराबर होता है बेटा IT, तो W बराबर क्या आ जाता है? ZIT होता है। ये आपका प्रथम नियम खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, अगर इतना बताया तो आप कुछ भी कर लो, आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। चलो तो नहीं कर पाओगे तो सर करे क्या? कुछ नहीं करना है बालक, बने रहिए, मैं आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार से होगा फिर, है ना? तो सर न्यूमेरिकल फंडे को सोल्व करने के लिए आप क्या करो? पहले उसके कुछ डेटा जो थे वो उसको वापस लिखो। सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बालक? सर लगभग बराबर होता है कितना? 96500, जिसको हम प्यार से 1 फेराडे के नाम से जाना जाता है। बराबर बालक? अच्छा, 1 फेराडे जो है वो पदार्थ की मात्रा, ऑक्सीकृत जो होता है वो कितना होता है? 1 फेराडे आवेश को मुक्त करने पर, 1 फेराडे आवेश को प्रवाहित करने पर, सेल में प्रवाहित करने पर जो तुल्यांक भार जो होता है वो कितना होता है? E मान के चल रहे। कितना मान के चल रहे बेटा? E, है ना? तो सर अपन लिख लेते हैं यहां पर 1 फेराडे सेल में आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड का तुल्यांक कितना होगा? E मान के चल रहे। कितना होगा? E मान के चल रहे। चलो मैं इसी लैंग्वेज को क्या करता हूं, फेराडे की जगह कूलाम में लिख लेता हूं। तो सर 96500 कूलाम प्रवाहित करने पर कितना होगा सर? E। तो सर 1 कूलाम की बात की जाएगी तो सर क्या आएगा? E/96500।
बोलो बात समझ आ रही बेटा, है ना। इतना तो सभी जानते हो, गांव का बच्चा बच्चा जानता है ना। ये छोटी छोटी बातें, इनको तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, सर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एक सेल में क्यू कुलॉम आवेश को फेंक रहा हूं, कितने को, क्यू कुलॉम आवेश को फेंकने पर तुल्यांक की भार कितना हो जाएगा सर यहां पर, बोलो जरा सर। यहां पर होगा E डिवाइडेड बाय 96500। और अगर मैं वापस यहां पर 1 कुलॉम की बात कर दूं तो फाइनली EQ डिवाइडेड बाय 96500 होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। यही तो बात हो रही है। अगर मैं इन टर्म्स के अंदर बात कर रहा हूं तो क्या यहां पर इस तरीके से बात नहीं कर सकता, बोलो बराबर है कि नहीं है ना सर। चलिए अब यहां पर अपने पास ये आ रहा है। अब देखिए जरा, अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा या फिर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत व अपचयित होने की मात्रा, किसको लिखूंगा इन जनरल, W से, किससे, W से, इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई Q बराबर। और जो E डिवाइडेड बाय 96500 इसको प्यार से बोला जाता है Z, क्या बोलते हैं Z। और Z को नाम दिया जाता है बेटा, आपके बुक पे लिखा हुआ है एक नियतांक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंस में होता है कि सर जेड का वैल्यू कहां से लिखे इन न्यूमेरिकल के अंदर। अगर उस तरीके से करते तो जेड की वैल्यू आपको कभी दे रखी नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है बालक। तो आप लोग एक फॉर्मूला निकलता है W बराबर जेड मल्टीप्लाई क्यू निकल रहा है, बोलो बात पल्ले पड़ गई, है ना। चलिए सर, अब बोर्ड पर जगह कम है थोड़ा, इसको फ्राक से उतारो, फिर मैं थोड़ा सा इसको वापस लेके आ रहा हूं। हो गया, चलो हाँ इतना कर लो, अभी बहुत है ना। फिर एक साथ ही लिख लेना आप लोग। आइए जरा अब बात करते हैं सर, हम आप लोग जानते हो फिजिक्स के अंदर पढ़ा Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ध्यान दे, Q को प्यार से आप लिखोगे किस पे सर, कूलॉम के अंदर, I को लिखोगे एम्पियर के अंदर, लेकिन T को आप किस पे लिखोगे सर, सेकंड के अंदर। अब जनरली आप कहोगे सर ये तो पता था, लेकिन बेटा कुछ जगह पर आप लोग है ना टाइम को अपन केमिस्ट्री के अंदर मिनट में लेके चलते हैं, लेकिन यहां पर आपको किस पे लेके चलना है, सेकंड के अंदर ही लेके चलना है। अगर कुछ भी वैल्यू दे रखी हो हमें सेकंड के अंदर ही कन्वर्ट करना है। मैं एक और चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा सेकंड की जगह आपको मिनट भी लेकर पड़ सकता है, ठीक है ना। तो जनरली आप लोग यहां पर इस प्रकार आ जाए तो आपको सेकंड में ही लेकर चलना है वैल्यू को, ठीक है बालक। तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला W इक्वल टू Z मल्टीप्लाई IT होता है, या फिर मैं कह दूं W बराबर E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई IT होता है। यहां से एक न्यूमेरिकल सोल्व होगा। दूसरा न्यूमेरिकल, सर हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है सर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। अरे होता कि नहीं होता, होता ना। अगर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, इसको हटा दूं, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। इस मोलर मास को अपन जनरल इन टर्म्स क्या कहेंगे, मोल ही बोलेंगे बालक, क्या बोलेंगे, मोल। तो अब बताओ जरा अपने पास क्या आ जाएगा सर, यहां पर आएगा हमारे पास W बराबर, हाँ मोल को n लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई IT होता है। एक फॉर्मूला हमारे पास फाइनली ये आ रहा है, इससे भी सोल्व होगा, लेकिन कभी कभार आपसे मोल भी पूछा जा सकता है। तो मोल पूछा जाएगा तो क्या करोगे, इन सबको इधर से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा W मल्टीप्लाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 डिवाइडेड बाय IT, और ये हमारे पास क्या होगा, मोल होगा, है ना। थोड़ा सही लिख दो, ये इतना W एन फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 और डिवाइडेड बाय IT, ये फॉर्मूला आ रहा सर। मैं ज्यादा
जो सबसे ज्यादा यूज करता हूं भाई फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल फैराडे का प्रथम लॉ से लेकर, एक तो इसको ज्यादा यूज करता हूं, एक इसको ज्यादा यूज करता हूं। यहां से क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को गलत करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है। अगर मेरे पास जेड की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हो तो इसको यूज करता हूं, और अगर नहीं दे रखी हो तो सर इन दोनों को यूज करते हैं। यहां पर अब कोई समस्या नहीं होने वाली है ना। W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो निकालेंगे, या फिर N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो निकालेंगे। बाकी एन फैक्टर में पता होगा, मोल निकाल सकते हैं, आता भाई हमें मोल निकालना, मोल के 3 फॉर्मूले हैं जनरली, बहुत आसान है मोल निकालना। तो ये वैल्यू हमारे पास है ही है, I की वैल्यू दे रखी होगी और T हमारे पास है, या फिर अपने पास इन दोनों को कंबाइनली Q बोला जाएगा, तो कोई समस्या नहीं ना बेटा, है ना। बहुत आसान हो गया हमारे पास ही अब, ठीक है बालक। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हो, बाकी उन 3-4 से तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है बालक। तो देखो आप इन लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो सर अब यहां से आप लिख सकते हो, कहां से, इससे ऊपर था ना जरा, अभी क्या था वो, हाँ W बराबर ZQ था, तो यहां से आप एक निकाल सकते हो W मल्टीप्लाई Q। तो अब आप यहां से लैंग्वेज लिख सकते हो, इसके नीचे क्या लिखोगे, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई मात्रा उसमें प्रवाहित आवेशों के समानुपाती होता है, और यही हमारे पास क्या है, प्रथम नियम है, ठीक है बालक। लैंग्वेज आप लिख लेना, बाकी मैंने आपको फंडा बता दिया। हाँ लैंग्वेज लिखना जरूर, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज पूछी जाती है, बोर्ड में तो लैंग्वेज पूछी जाती है, ठीक है बालक। तो आज के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल मैं नहीं करवाऊंगा, पहले बोल दूं मैं, आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय।